और इस क्रैश के बाद एक ऐसा चैप्टर खुला जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। देखिए ये 2004-2005 जब मिस्टर प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे इंडिया के, तब एयर इंडिया ने बहुत ही क्रेजी एक्सपेंशन प्लान बनाया और ये एक्सपेंशन प्लान काफी अजीब भी था क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें उस टाइम जरूरत थी 28 एयरक्राफ्ट्स की अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। इट वाज वेरी अग्रेसिव, लेकिन वहां पर मिनिस्टर और बोर्ड ने मिलकर 28 की बजाय 68 बोइंग प्लेन्स की ऑर्डर दी। इसमें बहुत सारे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स थे और कुछ 777 थे। ये डील यहीं पर नहीं रुकी, इसके लिए काफी बड़े लोन्स लिए गए और साथ ही कई सारे एयरक्राफ्ट लीज पर भी लिए गए। लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया गया कि इसमें से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट उनकी जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे एयरक्राफ्ट साइड में पड़े थे लेकिन उनकी EMI जा रही थी, लोन के पैसे जा रहे थे। बाद में यूपीए की सरकार जाने के बाद सीबीआई ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था जो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट पर आधारित थी। कैग ने यहाँ पर क्लियरली ये कहा था कि ये जो प्लेन्स है ये महंगे प्राइसेस पर खरीदे गए हैं, डिसीजंस काफी जल्दी लिए गई थी और इस पूरी प्रोसेस में कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया। यानी कि उस टाइम कई सारे लोगों ने आशंका जताई थी कि ये जो प्लेन्स ले गए हैं ये सही क्वालिटी के हैं कि नहीं। नो क्लैरिटी ऑन दैट। अब हालांकि ये जो केस है सीबीआई ने जो फाइल किया था वो 2024 में क्लोज हो गया। उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि ये केस लगभग 8 साल चली थी सीबीआई की और जिस साल ये क्लोज हुई उसके 8 महीने पहले एनसीपी जिस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल आते हैं वो बीजेपी में शामिल हुई थी महाराष्ट्र में। अब ये कोइंसिडेंस था केस का क्लोज होना या फिर और कुछ, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स जो एयर इंडिया ने उस टाइम खरीदे थे, इस पर 2018 में यूएस FAA यानी कि यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की नेशनल एविएशन अथॉरिटी है, वहाँ से एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने एक वार्निंग इशू की। वार्निंग ये थी कि कुछ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में लॉकिंग डिफेक्ट था, यानी कि वो रन से ऑटोमेटिकली कट ऑफ में जाते हैं और ये काफी पोटेंशियल रिस्क माना गया था, जिसके चलते उन्होंने जिन जिन कंपनीज के पास 787 ड्रीमलाइनर्स थे उनको रिकमेंड किया कि आप इनका इंस्पेक्शन कर लो। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब वहां पर एयर इंडिया ने उस टाइम कोई भी स्पेसिफिक चेक्स नहीं किए क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एडवाइजरी। लेकिन यहाँ पर इस क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी प्राइमरीली जो कॉज ऑफ क्रैश बताया गया वो ये था कि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की तरफ चला गया था। अब इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन तो लंबे टाइम से चल रही है लेकिन शुरुआत में ही इस इन्वेस्टिगेशन में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसे शुरुआत में कुछ ना कुछ हल्के तरीके से क्लीन चिट दिया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी ये स्पेशल ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 अगस्त को शुरू हो रही है जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। देखिए दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर झुंझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रेटेजी कॉमन रही है और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है और हमने इसे इतना प्रैक्टिकल और इतने आसान भाषा में समझाया है कि अब एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है। तो आपका बिगिनर टू एडवांस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ इस ऑफर में आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। तो स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए आपको बता दो कि दुनिया भर में एयरक्राफ्ट बनाने वाली 2 मेन कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बोइंग काफी डेंजरस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, उनके एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हुए हैं और जब एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट लिए जिन्हें चाहिए थे उससे ज्यादा लिए और उसमें भी ज्यादा फोकस बोइंग की तरफ था। जबकि उसी दौरान 2004 में भी एक बोइंग 737 का एक्सीडेंट हुआ था इजिप्ट में और वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे अहमदाबाद वाली फ्लाइट में हुआ था। 148 लोग वहां पर मारे गए थे। 2005 में भी बोइंग के एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था, मंडाला एयरलाइंस का। 2007 में केन्या एयरवेज 114 लोगों की जान वहां पर चली गई थी। 1996, 2002, 1985 ऐसे लगातार आपको हर 2-3 सालों में बोइंग के कुछ ना कुछ किस्से जरूर मिलेंगे और इसीलिए दुनिया भर में कहावत है बोइंग के लिए जो काफी फेमस है कि इफ इट्स बोइंग आई एंड गोइंग, यानी अगर बोइंग है तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ। और बोइंग के जो क्रैशेस है ये बाद में इतने ज्यादा कॉमन हो गए कि आज से करीब 12-13 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाई गई जिसका नाम था डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। अब ये जब डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था तब मैं फ्लाइट में बैठ के देख रहा था और फिर बीच में आई कुडंट वॉच, इतने क्रेजी चीजें हो गई और इतने क्रेजी आरोप थे इस कंपनी पर कि कितने निग्लिजेंस और बाकी बहुत सारी चीजें और उसमें बहुत सारे उनके विसल ब्लोअर्स और अंदर के लोग मारे भी गए बाद में। सो इट्स अ वेरी डेंजरस हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट टाटा ग्रुप ने खरीदे ही नहीं थे उसमें से एक का क्रैश हो जाता है और बाद में टाटा ग्रुप की जो इमेज है पर्टिकुलरली एयरलाइन इंडस्ट्री में उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद एयर इंडिया की जो बुकिंग्स थी उस पर काफी बड़ा असर पड़ा। लोग शुरुआत में डरने लगे एयर इंडिया से जाने के लिए और जब ये तीनों चीजें एक साथ हो गई तो हुआ क्या, तो अप्रैल 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने वाली एयरलाइन मार्च 2026 तक 22,000 करोड़ के लॉस में चली गई। लेकिन